हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्लासेज कल से ही स्टार्ट हो गई हैं। तो जो हमारे पुराने छात्र थे वे नहीं आ पा रहे थे, अब लगातार वे जुड़े। अब उनकी सारी क्लासेज होंगी। मैंने आपको बताया है टाइमिंग 10 बजे, ठीक है, यानी कि रात को 10 बजे डेली हमारी क्लासेज होती हैं। यदि आप नए हैं तो शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज के हमारे सारे प्रश्न हैं साइकोलॉजी पर आधारित, साइकोलॉजी के ही सारे प्रश्न हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सरल प्रश्न हैं। इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग देते चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मैं आपको समय नहीं दूंगा, फटाफट करते चलिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, तो वह कौन सी है? वह कौन से हैं? सामान्य बुद्धि वाले बालक, प्रखर बुद्धि वाले बालक, उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक और प्रतिभाशाली वाले बुद्धि बालक। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि अगर किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से लेकर 110 के मध्य में है, तो ये मान के चलिए कि वह समान बुद्धि वाला बालक है, समान बुद्धि वाला बालक है, अब समान बुद्धि वाले बालक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। 6 से लेकर 14 वर्ष, 7 से लेकर 13 वर्ष और 5 से लेकर 11 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किन बच्चों के लिए अधिकार है, यानी ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों। 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को यह अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट्स है कि वे क्या करें, उन्हें 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने के भी अधिकार रखते हैं या उन्हें अधिकार है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट बताते चलिए। बहुत ही सरल प्रश्न रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो गर्भ में बालक को विकसित होने पर 280 दिन का लगता है समय। कितने दिन का समय लगता है? 280 दिन का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बालक का विकास होता है सिर से लेकर पैर की ओर, पैर से लेकर सिर की ओर, या दोनों से ओर, दोनों की ओर से, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बालक का विकास कैसे होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर से लेकर पैर तक। सिर से लेकर पैर की ओर क्या होता है? बालक का विकास होता है। सिर से लेकर पैर की ओर बालक का विकास होता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक के विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से लेकर पैर की ओर, और वर्तुलाकार गति। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों। कहा जा रहा है कि एक तरीके से विकास के संबंध में देखा जाए तो विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर कुछ भी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, या विकास के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव जीवन की मनोनैतिक एकता कहलाती है, या मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। जल्दी से इसका आंसर करिए कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
मन तथा शरीर का विकास जो होती है, मन तथा शरीर की विकास जो होती है वो मानव जीवन की भौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की भौतिक एकता कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मन तथा शरीर का जो विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, मनोभौतिक एकता कहा जाता है मानव जीवन की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, पैर का निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, धड़ का निर्माण होता है, सभी का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि सिर का गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, सिर का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जब क्या होता है, शिशु का जन्म होता है तो उसकी कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं, 230 हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं, 320 हड्डियां होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 270 हड्डियां होती हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय उसकी 270 हड्डियां होती हैं और आगे चलकर धीरे धीरे मांसपेशियां जो होती हैं मजबूत होती हैं, हड्डियां जुड़ जाती हैं तो 206 हड्डियां रह जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य की कुल कितनी हड्डियां हो जाती हैं, फिर 2 से 6 हड्डियां हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, फटाफट आंसर करते चलिए। यदि आप नए हैं तो शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की क्लासेस डेली आपको मिलती रहें, ठीक है। अगर आप पुराने हैं तो आप दूसरों को भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे नए साथी हैं वे भी जुड़ जाएं, उन्हें भी पता चले कि शशि जीएस एकेडमी पर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट की। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कल्पना जगत में विचरण कब होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि कल्पना शक्ति का कल्पना जगत में विचरण जो होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में बालक सीख जाते हैं या बालक सीखता है। तो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। बहुत सारे छात्र बीच से छोड़कर चले जाते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है, बिल्कुल एक गलत तरीका है। यदि आप बीच से छोड़कर जाते हैं, पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आए, तभी आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नहीं तो आप भी एग्जाम में लटक जाएंगे, आप भी एग्जाम में इसी तरह से लटक जाएंगे कि बीच में ही आप लटक जाएंगे, ठीक है। जो छात्र क्या करते हैं बीच से छोड़कर जाते हैं वे जरूर बीच में ही लटक जाते हैं क्योंकि वे बिल्कुल अभिमन्यु होते हैं, ठीक है, वे अभिमन्यु होते हैं कि पूरी जानकारी नहीं होती है और जिसके कारण वे जाते हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब युद्ध लास्ट की बातें आती हैं तो वहाँ पर ठीक यानी कि लटक जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, शैशवावस्था में साइकिल चलाना सीख जाते हैं बालक 3 पहियों में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। सबसे पहले बालक किस घटना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। प्रकाश, माँ, ध्वनि और भोजन की ओर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि बालक जो होते हैं सबसे पहले यानी शिशु जो होता है सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। अगर बालक कुछ जानने की इच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए,
उसको दमन कर देना चाहिए, उसकी इच्छाओं को या जिज्ञासा को, ठीक है, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित करना चाहिए, उसको सक्रिय करना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 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 ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि बालक के जिज्ञासा को हमें क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो जो वो जानने का प्रयास कर रहा है, यानी कि जो जानने की इच्छा रख रहा है, उसे आप क्या करिए, जानकारी दे दीजिए, ताकि जो उसकी जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाए, यानी कि शांत हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी जिज्ञासा जो है शांत हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में और 1590 में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में भारत में क्या हुआ था, बाल विकास के बारे में जानकारी मिली थी, बाल विकास के बारे में जानकारी मिली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, बाल विकास की शुरुआत हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। पहला ऑप्शन कहता है कि परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था और स्वकेंद्रित अवस्था। इसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से अपने ऑफलाइन छात्रों को मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, यहाँ किशोरावस्था बिल्कुल डिफाइन कर दिया है। तो यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है या किससे संबंधित है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रपुष्टित करता है। यह कथन किसका है? हॉरलॉक महोदय का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडुगल और मुनरो का। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरलॉक महोदय का है यह कथन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कुछ छात्र बीच से छोड़कर जाते हैं, बहुत गलत तरीका है। जॉन एंड सिम्पन, गैसल और स्टेनली हॉल और ग्रीडफ्रे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। और यह कथन किसका है? स्टेनली महोदय का है, स्टेनली हॉल महोदय का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई और तर्क एवं निर्णय और स्मृति और विकास और अवबोधन की क्षमता। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई जो है विकास से संबंधित नहीं है बल्कि वृद्धि से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने वृद्धि और विकास में ये चीज़ें आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। जल्दी से इसका आंसर बताइए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की है, ठीक है। वे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, यही उनकी मुख्य विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफाना और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? स्कीनर महोदय ने, स्टेनली हॉल ने, E.A. किलपैट्रिक साहब ने और थॉर्नडाइक महोदय ने। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए।
जल्दी से आंसर करते चलिए। कुछ छात्र आज काफ़ी खुशी होंगे क्योंकि उनके अनुकूल ही सारे प्रश्न मिले हैं, ठीक है, जो उन्हें आते हैं वही सारे प्रश्न मिले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जा रहा है, तो इसका आंसर है स्टैनली हॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफाना विरोधा की अवस्था है, विरोध की अवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, मतलब कि 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो बेकार है, ठीक है, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब। तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई छात्र किसी को आ रहा है तो वो चारों अवस्थाओं का नेम जल्दी से बस कोड वर्ड में दे दे, जल्दी से, मैं उसके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से वो कोड वर्ड में दे दे। अगर जिस छात्र को पता है, मतलब यदि किसी छात्र को पता है तो जल्दी से कोड वर्ड में देना चाहे तो दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? मानसिक विकास को कौन सा कारक ऐसा है जो प्रभावित नहीं करता है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वैसे देखा जाए तो धार्मिक वातावरण भी मानसिक विकास को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित करती है, जैसे कट्टरवाद का जन्म देना। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की प्रकृति है उसके आधार पर यह प्रश्न सही होगा। बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोलबर्ग महोदय ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पालो ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल आराम से खुशी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, जैसे ही मोरल शब्द की बात करें, जैसे ही नैतिक शब्द आपको दिखे तो आंख मूंद के आप कोलबर्ग महोदय को लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे की प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो हैं जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर साहब ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चास्की साहब या चिम्स्की साहब, E.C. टालमेन ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि नॉम चॉम्स्की जी ने क्या बताया है, इन्होंने क्या दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वे जन्मजात होते हैं। वे क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बस थोड़ी देर इंतजार करिए, बस 2-3 प्रश्न और हैं, 1 या 2 ही प्रश्न मान के चलिए। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। मुखीय, बुद्धीय, लैंगिक, प्रसूति। फ्रायड के अनुसार जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो लैंगिक, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ताकि जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए अगले प्रश्न को करने से पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए। आजकल आप लोग शेयर करना बंद कर दिए हैं, बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ठीक है, इतने सारे कंटेंट को एक जगह पर कलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है, यदि आप कभी महसूस करेंगे तो खुद आपको अनुभव होगा कि कितना मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। काफ़ी गर्मी होती है, ठीक है, आज तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो अगर लगेगा कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कल से मैं फ़ैन ऑन नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैंने फ़ैन ऑन किया है, ठीक है। कल की क्लास में आपने देखा था पूरे पसीने से मैं भीग गया था, तो बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित, व्यवहारात्मक पर आधारित,
क्रांतिक अवस्था समूह और संज्ञानात्मक समूह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हमें यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्लास आपको कैसे लगी, क्या फ़ैन चलाने पर आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई या नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो कल से फ़ैन ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग सपोर्ट करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप क्लास करने नहीं आते, आप सोने आते हैं आंख बंद करके, बिल्कुल आप देखते रहते हैं क्लास को। मन किया तो आंसर दे दिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वो चलने दीजिए। कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगातार आंसर करते हैं, कुछ छात्र केवल क्लास को देखते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है, पार्टिसिपेट करना सीखिए। और यदि आप बाद में देखते हैं तो बाद में भी कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया करें, ठीक है। बाद में भी कमेंट बॉक्स में दे दिया करें अपनी बातें, अपनी राय को ज़रूर प्रकट कर दिया करें कि हाँ सर, हमने क्लास को देखा, मुझे अच्छी लगी क्लास। बस इसी तरह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए। आज की बात को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, यानी आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।